मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य के इतिहास पर एकमात्र ऐसी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं जिसमें छायावाद पर बातचीत जारी है। हिंदी साहित्य में छायावाद बहुत विवादित काल रहा है। यह काल लगभग 18 वर्षों का है, जिस 18 वर्ष में आप देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और इतना ही नहीं, राम कुमार वर्मा ऐसे आलोचकों के बीच में बहुत भारी विवाद है। किसी ने कहा कि यह छायावाद महत्वपूर्ण काल है और रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया नहीं, ये तो रहस्यवाद है। और इस रहस्यवाद की रचनाएं जो मंगलकारी नहीं है, लोक मंगल की भावना से निरस्त है, ऐसी रचनाओं को साहित्य में जगह नहीं मिलनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल की एक बहुत खतरनाक बात है जिसको लेकर के छायावाद बहुत विवादित रहा। आज इस कोरोना के दौर में आप देख रहे हैं कि जहाँ पर 2 गज की दूरी भी ज़रूरी है, मास्क का प्रयोग ज़रूरी है, सामाजिक दूरी ज़रूरी है और सब कुछ सुरक्षित रखते हुए अपने आप को भारी मौसम में, जहाँ आज बादलों का जमावड़ा है, भुवन भास्कर सामने नहीं है, ऐसी स्थिति में सर्दी बढ़ने की पूरी संभावना है। छुट्टियां भी करीब आने वाली है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ऑनलाइन क्लास में जो बातचीत कर रहे हैं लगातार, वो हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद पर आकर हमारी रथ की गाड़ी रुकी हुई है। छायावाद में हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि छायावाद पर जो कहा गया कि ये रहस्यवाद है, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर को जिस तरह उन्होंने खारिज किया, कहा नहीं, तुलसी वहाँ बहुत लोक मंगल की भावना लिए हुए हैं, कबीर को उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, निरस्त किया। वैसे ही उन्होंने छायावाद को कहा कि यह तो रहस्यवाद है जिसमें रहस्यात्मक हो, जो चीज़ें साफ नहीं हो, लोक मंगल की भावना उसमें नहीं हो, वैसी कविताओं को रामचंद्र शुक्ल ने अच्छी कविता नहीं मानी। नतीजा क्या हुआ कि आलोचकों के बीच में विवाद पैदा हो गया। लेकिन चाहे छायावाद में जो भी विवाद हो, इस बात के लिए तो छायावाद को मानना ही होगा कि छायावाद की प्रवृत्तियों पर अगर विचार करें तो हम यह पाते हैं कि इसमें जितने बड़े बड़े रचनाकार हुए, वो उनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत प्रबल हैं। भावनात्मक कविता ये छायावाद है। आप कई बार देखते होंगे जब जयशंकर को पढ़ते हैं, अरे ये पीली पत्तियां कैसे मुरझा कर गिरी। जब आप देखते हैं कि सुनकर क्या तुम भला करोगे, मैं केवल एक एक कोटेशन देता जा रहा हूँ, आप बाकी चीज़ें आप नामवर सिंह की छायावाद किताब से देख लीजिएगा। उसमें आप देखेंगे कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थका है, सोई है मेरी मौन व्यथा। कई ऐसी रचनाएं हैं जो रहस्य से भरी हुई है। लेकिन इन कविताओं के दौर में आज की बातचीत केवल इतने पर करेंगे कि इसके 4 स्तंभ हैं, 4 छायावाद के। कौन कौन? तो नंबर 1 स्तंभ के रूप में आप देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद हैं, एक बड़े रचनाकार, बड़े कवि। उसके बाद आप देखेंगे निराला, जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जिनकी जूही की कली से कहा जाता है कि छायावाद का बीज बो दिया गया और जयशंकर की लहर ने उसे पूरी तरह से प्रबल कर दिया और प्रौढ़ बनाया। तब आप देखेंगे कि उसी बीच में हैं महादेवी वर्मा। कहा जाता है कि मीरा के बाद अगर कोई आधुनिक मीरा है तो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा की रचनाएं जो कि बहुत उस तरह की रचना रही जिसमें बहुत तड़प है, बहुत पीड़ा है, दर्द है। कहा जाता है कि छायावाद दर्द से भरा हुआ है। और फिर अंतिम रचनाकार को देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत। इन पर बातचीत हम करेंगे लगातार अलग अलग क्लासेस में। ये चारों स्तंभ हैं, जैसे छायावाद की जो छत है उसके ये पिलर हैं, ये 4। इनके बिना ये छायावाद खत्म हो जाता, छायावाद नहीं रहता। तो ये छायावाद जब चला तो इन चारों स्तंभों के बीच में एक बड़ी लंबी और मजबूत छत तैयार हुई जिसका नाम छायावाद है। इस छायावाद में कहा जाता है कि प्रतिबिंबों की रचनाएं हैं। जैसे किसी को कहना है कि वो बहुत सुंदर है तो डायरेक्टली आप सीधे सीधे नहीं कह सकते। आपको कहना है छायावाद में कि चांद बहुत सुंदर है, मौसम आज सुहाना है। इस तरह से बात होती थी। कुल मिलाकर ये गुलामी का दौर है जिसमें आप खुलकर कुछ भी नहीं कह सकते। सज़ा है, मौत तक की सज़ा हो सकती है। तो बहुत
पैक्ड है बिल्कुल। जिस तरह आजकल चल रहा है ना, पिज़्ज़ा बर्गर पैक करके बिल्कुल होम डिलीवरी की जा रही है, उसी तरह से छायावाद की रचनाएं बिल्कुल घर घर पहुंचाई जा रही थी, और वो रचनाओं में सब कुछ पैक था, सब कुछ पैक। कहते हैं ना कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते हुए उन बातों की। ये रचना आप देखेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये तो प्रेमी प्रेमिका की है, लेकिन नहीं, ये स्वतंत्रता की रचना है। इस पर हम बातचीत बाद में प्रवृत्तियों में जब आएंगे तो करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना हम लोग केवल रखें कि ये चार स्तंभ जो बहुत बड़े महारथी हैं, चार ऐसे कवि हुए जिन्होंने छायावाद की छत को मजबूत किया, और केवल छत मजबूत नहीं हुई अपितु आप देखेंगे कि नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, बड़े बड़े जो प्रगतिशील कवि हुए, वो छायावाद को क्रॉस करके यानी पढ़ कर गुजरे हैं। उसमें आप हरिवंश राय बच्चन को नहीं भूल सकते, आप उसमें सच्चिदानंद अगे को नहीं भूल सकते। बहुत जमात है, लंबी रचनाएं हैं, उन सब पे बारी बारी से बातचीत होगी। आज के लिए हम कह सकते हैं कि छायावाद के इन स्तंभों ने इस तरह से इसको मजबूत और प्रबल किया, जिससे कि छायावाद सफल, सुदृढ़ और सार्थक रहा है। इस सार्थकता में आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी प्रबल रहा है। भले ही रामचंद्र शुक्ल कहते रहें, बाद में रामचंद्र शुक्ल इस पर शायद विचार करने वाले थे, लेकिन जब दोबारा उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को पुनः करके लिखना चाहते थे, लेकिन अंतोगत्वा 1941 में उनकी मृत्यु हो गई। वरना शायद वो छायावाद पर कुछ दूसरा विचार देते। नामवर सिंह की एक किताब आई है छायावाद, विशेष रूप से उसे पढ़ें, और डॉक्टर नगेंद्र की जो संपादित किताब है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें छायावाद को पढ़ें। बस 2 किताब छायावाद के लिए विशेष रूप से अभी आप लोग पढ़ लें। इसके बाद बातचीत अगली क्लास में की जाएगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।